मेरा नाम मयंक है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ और जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो 2010 में हुई थी। 2010 का मॉनसून सीज़न टाइम पर आ गया था और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से हमें पुणे की धूल भरी गर्मी से राहत मिल गई थी। पुणे से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है लोनावला, और ये जगह टूरिस्ट के लिए मॉनसून सीजन में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लोनावला की हरी भरी घाटियाँ और यहाँ की वाटरफॉल्स इस जगह को काफ़ी खास बनाती हैं। और तो और यहाँ पर कार्ला बेडसे जैसी काफ़ी पुरानी बौद्ध गुफाएं भी हैं जिनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और ट्रैकर्स के लिए यहाँ पर राजमची, लोहगढ़, विसापुर और टिकोना जैसे कई किले हैं जिससे कि वो यहाँ के मौसम का आनंद ले सकते हैं और प्रकृति से जुड़ सकते हैं। मेरा लोनावला के साथ संबंध 1980 के ज़माने से है, जब मेरे पापा टाटा पावर कंपनी के साथ करीब 5 साल से काम कर रहे थे। उस वक्त हमारा टाटा की रेजिडेंशियल कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगलो होता था। वो एक 2000 फुट का बड़ा सा बंगलो था जो कि कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर में बना था, जिसमें घर के सामने एक सुंदर सा लॉन था और उसके पीछे एक आउट हाउस था, यानी नौकरों का क्वार्टर। वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे और मेरे पास उस जगह की काफ़ी अच्छी यादें हैं। ये वही जगह है जहाँ पर मुझे अपने लाइफ के पहले पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए थे। हालांकि ये जगह बहुत ही परेशान करने वाली है, लेकिन फिर भी ये जगह मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं हर साल एक बार कम से कम इसे देखने ज़रूर जाता हूँ। तो ये 2010 के जुलाई की बात है। मैं और मेरी पत्नी ऑफिस के एक बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल के बाद सैटरडे को अपने घर पे आराम कर रहे थे। तभी शाम के 6 बजे मुझे मेरे दोस्त नितिन की कॉल आई। वो अभी भी लोनावला में रहता था और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता था। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं उससे बात कर रहा था। पहले तो हमारे बीच थोड़ी नॉर्मल बातचीत हुई और फिर वो सीधा मुद्दे पर आया। वो आजकल अपने एक दोस्त की लोनावला में एक ओल्ड प्रॉपर्टी को रिजॉर्ट बनाने में मदद कर रहा था। रिजॉर्ट कुछ ही हफ्तों बाद ओपन होने वाला था और वो चाहता था कि मैं वहाँ जाकर उसके साथ वहाँ उस रिजॉर्ट में एक दिन बिताऊं। लोनावला में ठंडे मौसम और बारिश की वजह से मुझे उसका ये ऑफ़र बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मैं और मेरी वाइफ ने तुरंत अगले दिन अपना सामान पैक किया और हम लोनावला के लिए निकल पड़े, जो कि मेरे घर से करीब 1 घंटे की ड्राइव की दूरी पर था। हम रात के करीब 8:30 बजे रिजॉर्ट पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचते ही नितिन ने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। जब हम वहां पर पहुंचे तो उस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और हमें गर्मा गर्म चाय और भजिया दी गई, जिसे खाने के बाद हमारे रास्ते भर की सारी थकान मिट गई। इसके बाद नितिन ने हमें बताया कि रिजॉर्ट का काम लगभग पूरा हो गया है और बस कुछ फिनिशिंग टच ही बाकी रह गया है। क्योंकि दोपहर से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए उसने मजदूरों को छुट्टी दे दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि कल सुबह वो जल्दी काम पर आ जाएं। उसके बाद वो हमें रिजॉर्ट दिखाने लग गया, जो कि बहुत ही बढ़िया से डेकोरेट किया गया था। जिस तरीके से वो रिजॉर्ट डेकोरेट किया गया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो रिजॉर्ट ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में डिज़ाइन किया गया हो। जब मैंने ये बात नितिन को बताई तो उसने मुझे बताया कि ये वाकई 1930 में ब्रिटिश गेस्ट्स के लिए एक गेस्ट हाउस के रूप में बनाया गया था और उसने पूरी कोशिश की है कि वो इसके ओरिजिनल आर्किटेक्चर को ज़्यादा चेंज ना करे और उसी पुरानी गेस्ट हाउस वाली फील को बनाए रखे। उस रिजॉर्ट की हाईलाइट थी उसके 3 हेरिटेज रूम्स, जिनमें से एक रूम हमें रात के लिए ऑफ़र किया गया था। मेरी वाइफ और मैं ये सोचकर काफ़ी एक्साइटेड हुए कि हमें फिर से उसी ब्रिटिश एरा को जीने का मौका मिल रहा है। फिर हम थोड़ी देर में नितिन के साथ अपने पुराने दिनों के बारे में बातचीत करने लग गए और हम अपने पुराने पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में भी बात कर रहे थे। बातें करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया। फिर रिजॉर्ट के स्टाफ ने हमें बहुत ही लजीज डिनर कराया और फिर उसके बाद हम सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। फिर रात के करीब 3 बजे
मुझे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ मेरे बगल में सो रही थी। पहले तो मैंने उस आवाज़ को ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि ये ज़रूर शायद बाहर लॉन से आ रही होगी, और मैं वापस सो गया। करीब 15 मिनट बाद मुझे फिर से अपने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इस बार मुझे पक्का यकीन था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। क्योंकि मैं अपनी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने बेड से उतरा और दरवाज़ा खोलने चला गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि बाहर कोई नहीं खड़ा था। लेकिन तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे धक्का देकर अंदर रूम में घुस गया है। डर के मारे मैंने तुरंत जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस बेड पर जाकर लेट गया, और इन सबको अपना भ्रम समझकर मैं वापस सो गया। हालांकि मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सो नहीं सका, और पूरा कमरा मेरे दरवाज़ा खोलने के पहले जितना ठंडा था उससे अब कई ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। हालांकि शुक्र है कि उसके बाद उस रात को और कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त जब मैंने नितिन को ये सब बताया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया है। फिर उसने मुझे बताया कि कुछ हफ्ते पहले उसका एक दूसरा दोस्त और उसकी बीवी भी यहाँ पर आए थे, और उन्हें भी उसी सेम रूम में रखा गया था, और उन्होंने भी रात में दरवाजे पर दस्तक और कमरे में वो अजीब सी ठंड महसूस करी थी। तो ये जानने के बाद कि इससे पहले भी घटना हो चुकी है, मैं और नितिन दोनों एक्साइटेड हो गए, और हम दोनों ने फैसला किया कि रिजॉर्ट खुलने से पहले हम पता लगा के रहेंगे कि इन घटनाओं के पीछे का क्या कारण है। मेरी वाइफ अभी भी पिछली रात की घटनाओं से अनजान थी, और हमने सोचा कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो नितिन ने जानबूझकर एक बहाना बनाया कि उसे रिजॉर्ट में किसी काम के लिए मेरी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने अपनी वाइफ को नितिन के घर भेज दिया, जो कि रिजॉर्ट से कुछ ही दूरी पर था। ये शनिवार की सुबह थी, और हमारे पास इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ही दिन था, क्योंकि मुझे संडे शाम को वापस घर के लिए निकलना था। तो हमने जल्दी से स्टोर रूम में रखे हुए पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू कर दिया, ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि इस जगह का पहले मालिक कौन था। तो डॉक्यूमेंट्स छानने के बाद हमें पता लगा कि 30 के दशक की शुरुआत में जॉन स्कॉट नाम का एक ब्रिटिश जेंटलमैन था, जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाता था। वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस जगह को चलाता था। फिर हमें एक पुराने से न्यूज़पेपर की कटिंग भी मिली, जिस पर लिखा था, गेस्ट हाउस के मालिक और पत्नी का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना। पुलिस ने मामले को अनसुलझा बताकर बंद कर दिया था। और फिर हमें ये भी पता चला कि गेस्ट हाउस भारत की आज़ादी तक यूज़ नहीं किया गया था, और फिर उसके बाद नीलाम कर दिया गया था। हैरानी की बात है कि पिछले किसी भी ओनर ने इस गेस्ट हाउस को नहीं गिराया था, और फिर नितिन के दोस्त ने इसे खरीद लिया था और इसे डेवलप करके रिजॉर्ट बनाने की सोची थी। मिस्टर एंड मिसेस स्कॉट की एक पुरानी फ़ोटो उन 3 रूम्स में से एक रूम के बाहर लगी हुई थी। गौर से देखने पर यह हमें कंफर्म हो गया कि ये वही रूम है जहाँ पर हम पिछली रात को सोए थे। तो मैं और नितिन इस सोच में पड़ गए कि क्या वो एक आत्मा थी जो कि रात को दरवाजे पर खटखटा रही थी, और क्या रूम के अंदर कुछ ऐसा था जिसको वो ढूंढ रही थी। उस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे थे, और मैंने और नितिन ने फैसला किया कि चलो रूम के अंदर चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। नितिन ने मुझे बताया कि उसने अपने मजदूरों को खास हिदायत दी थी कि इन 3 हेरिटेज रूम्स के अंदर कुछ भी नुकसान न पहुंचाएं, ताकि इनकी ओल्ड एरा की चाम बनी रहे। हमने उस रूम के अंदर बहुत ढूंढा, लेकिन हमें अंदर कुछ भी नहीं मिला। फिर हमने फैसला किया कि हम रात वहीं उसी रूम में बिताएंगे। शायद रात को उस रूम में रुक के हमें उन घटनाओं के बारे में कुछ पता लग जाए। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और उसे बताया कि हमारा रिजॉर्ट का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और वो नितिन के घर पे ही उसकी वाइफ और पेरेंट्स के साथ नाइट स्पेंड करे। मेरी वाइफ को शक तो हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं की। नितिन और मैंने रात को करीब 9 बजे डिनर कर लिया, और फिर हम उस रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगे। हम दोनों रूम में बैठकर कुछ देर तक तो बातें करते रहे, और
फिर हम दोनों को नींद आने लगी। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों सो गए, और फिर अचानक दरवाजे पर हुई एक दस्तक से मेरी नींद खुल गई। मैं एक झटके से उठा और मैंने तुरंत नितिन को उठाया। जैसे ही हम उठे, हमने नोटिस किया कि पूरे कमरे में अंधेरा हो रखा था। शायद उस एरिया में पावर कट हो रखा था। हमने रात के लिए पूरे इंतज़ाम कर रखे थे और हमारे पास लालटेन, मोमबत्तियाँ और कुछ लाठियाँ भी थी। मोमबत्तियाँ और लालटेन कमरे के अंदर इस तरह रखी जाती थी कि वह कमरे को कुछ हद तक ही रोशन कर सकती थी। अब बड़ा सवाल था कि दरवाज़ा कौन खोलेगा। पिछली रात में जो मेरे साथ भयानक एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद मैंने तो साफ मना कर दिया। इसलिए नितिन ने हिम्मत जुटाई और उसने फैसला किया कि वो दरवाज़ा खोलेगा। तभी मुझे रूम के एक कोने में एक रस्सी पड़ी मिली, तो हमने दरवाजे के हैंडल को रस्सी से बांध दिया। हमारा प्लान था कि नितिन दरवाजे को अनलॉक करेगा और जल्दी से रूम के कोने में वापस आ जाएगा, जहाँ पर मैं अपने हाथ में रस्सी से धीरे से दरवाजे को खोल दूंगा, जिससे कि हम साफ साफ देख पाएंगे कि दरवाज़ा खुलने के बाद क्या हुआ। तो दरवाजे पर पहली दस्तक के बाद करीब 15 मिनट बीत चुके थे और उसके बाद फिर से दरवाजे पर एक दूसरी दस्तक हुई, और इस बार पहले से भी ज़्यादा तेज़। तो जैसा कि प्लान हुआ था, नितिन ने दरवाजे को अनलॉक किया और फिर वो जल्दी से रूम के कोने में वापस आ गया, जहाँ पर मैं अपने हाथ में रस्सी लिए बैठा था। फिर मैंने धीरे से रस्सी खींची और वो दरवाज़ा अजीब सी आवाज़ करते हुए खुला। बाहर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और हम दोनों ये सोचकर कांप उठे कि आगे क्या होगा। तभी हमें किसी के चलने की और रूम के अंदर कदम रखने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मोमबत्ती की रोशनी में हमें दो परछाइयाँ धीरे धीरे फर्श पर बनते हुए दिखाई दी। एक परछाई आदमी की थी और दूसरी परछाई किसी औरत की। मैं और नितिन बिल्कुल डर गए थे, लेकिन किसी तरह हमने अपने आप को कंट्रोल करे रखा। वो दोनों परछाई रूम के अंदर घुसकर धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी और फिर बाथरूम में घुस गईं। हम दोनों भी हाथ में लालटेन लेकर चुपचाप उनका पीछा करने लगे। वो दोनों परछाइयाँ बाथरूम के दूर कोने पर जो बाथटब रखा था वहाँ पर जाकर रुक गईं। वो उस जगह पर कुछ देर तक तो खड़ी रहीं और फिर अचानक से गायब हो गई। इस पूरी घटना के दौरान जब से हमने दरवाज़ा खोला था, तब से रूम का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो गया था, और जैसे ही वो दोनों परछाइयाँ चली गई थी, उसके बाद रूम का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होने लग गया था। हम दोनों डर गए थे और हमने जो देखा था उसे समझने में हमें करीब 10-15 मिनट लग गए। ये बात तो हमें क्लियर हो गई थी कि वो आत्माएं हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर सवाल था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारी समझ में आया कि वो आत्माएं ज़रूर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तभी नितिन को यह आइडिया आया कि क्योंकि वो परछाइयाँ हमें बाथरूम तक ले गई थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि हमें कुछ समझ आ सके। तो अगली सुबह नितिन ने कुछ मजदूरों को उस कमरे की बाथरूम वाले हिस्से की खुदाई करने के लिए लगा दिया। ऐसा करने के लिए उस बाथटब को भी वहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर ढंग से खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद हमें वो जवाब मिल ही गया जिसे हम काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे थे। जिस जगह बाथटब था उसके नीचे खुदाई करने पर दो कंकाल एक दूसरे के ऊपर पड़े मिले, जिसमें से एक आदमी का था और दूसरा एक औरत का। ये देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। नितिन का दोस्त जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीद कर रिजॉर्ट बनाया था, उसको तुरंत कॉल की गई। वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा और हमने उसे पिछली रात की घटनाओं के बारे में भी बताया। वो बहुत ही कोऑपरेटिव था और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि वो कंकाल कम से कम 70 से 80 साल पुराने हैं और उस समय के साथ मेल खाते हैं जब मिस्टर एंड मिसेस स्कॉट गायब हो गए थे। क्योंकि ये मामला ऐसा था जो कि बहुत पहले हुआ था, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा पड़ताल करने लायक था नहीं। इसलिए पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व केसेस के अंडर क्लोज कर दिया। नितिन की फैमिली इस बात से खुश थी कि इससे पहले कि रिजॉर्ट टूरिस्ट के लिए ओपन होता, उससे पहले ये सब चीज़ें डिस्कवर हो गई। उस बाथरूम को रिपेयर किया गया और उस रूम को
उसके पहले जैसी अट्रैक्टिव फील दे दी गई। लेकिन स्कॉट फैमिली का क्या हुआ ये अभी भी अननोन है। जिस तरीके से उन शवों को बाथटब के नीचे एक सदी तक छुपाया था, उससे ऐसा लग रहा था कि स्कॉट फैमिली के किसी करीबी ने उन्हें मार दिया था। खैर, केस चाहे जो कुछ भी रहा हो, उन कंकालों को कब्रिस्तान ले जाया गया और उनको प्रॉपरली दफना दिया गया। फिर रिजॉर्ट खुलने के 1 महीने बाद मैंने फिर से नितिन को कॉल करके वहाँ का हाल चाल पूछा, तो उसने मुझे बताया कि जब से उन शवों को दफना दिया गया था, उसके बाद वहाँ पे कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं हुई। शायद उन 2 बेचैन आत्माओं को शांत कराने के लिए उन्हें दफनाना बहुत ही ज़रूरी था। एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मुझे पहली रात को वो परछाइयाँ क्यों नहीं दिखाई दी, और पराग का वो दोस्त जो हमसे पहले वहाँ रुका था, उसे भी कोई परछाइयाँ नहीं दिखाई दी। वो परछाइयाँ दूसरी ही रात को हमें क्यों दिखाई दी, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई।